तो इस जलप्रपात के बारे में बात हो गई थी, धुआंधार जलप्रपात के बारे में, ठीक ना। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हमने बताया था किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर, ठीक ना। ये नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। पूछेगा कि ये नर्मदा नदी के तट पर तो बना हुआ है, इसके अलावा किस जिले में बना हुआ है? जबलपुर में। जबलपुर के किस स्थान पर? भेड़ाघाट। और भेड़ाघाट से ही नदी का इसका उद्गम होता है। भेड़ाघाट पड़ता है अमरकंटक के नजदीक, और अमरकंटक नदी, अमरकंटक क्षेत्र से ही नदी निकलती है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। ये आपको याद रखना है, अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। और अमरकंटक कहां पड़ता है? तो आपको याद रखना है भेड़ाघाट के नजदीक, ठीक ना। तो वहीं पर बनाया गया धुआंधार जलप्रपात, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। धुआंधार हमने बता दिया था कि धुआंधार क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये आपके जैसे तेज धारा आती है, और तेज धारा आने के बाद एक खड़ी जलधारा गिरती है, और इसकी जलधारा गिरने के बाद यहाँ पे आपका कोयला जैसा आपका धुंध छा जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं, तो आपसे ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये पूछेगा कि कहाँ पे स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है, किस जिले में स्थित है, और किस नदी पर बना हुआ है, और ये कहाँ पे है। बस इतने इसमें पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे कि ये आपका कहाँ पे बना हुआ है, किस क्षेत्र में स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमने आपको पहले करवा दी था, तो ये आपको पता होगा मालूम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चचाई नामक जलप्रपात। हमने बता दी कि चचाई नामक जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बिहार नदी पर। किस नदी पर? बिहार नदी पर। इसके अलावा इसमें और एक जलप्रपात हमने बताया था, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये कहां पे नदी, किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, ठीक ना। पाताल पानी जलप्रपात कहां पे स्थित है? चंबल नदी पर। तो ये सब चारों जितने हमने बताए लगातार, चारों ये सब कहां पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये हमने आपको बता चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट लेकर चल रहे हैं इनको। तो चचाई जलप्रपात हमने बताया था भिंड नदी पर, याद रखना भिंड नदी पर। दुग्धधारा जलप्रपात हमने बताया था नर्मदा नदी पर। इसके अलावा सहस्त्रधारा जलप्रपात बताया था हमने नर्मदा नदी पर। इसके अलावा हमने बताया था पाताल पानी जलप्रपात की चंबल नदी पर, याद रखना है, ठीक ना। ये भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो टोटल कितने जल मध्य प्रदेश में स्थित है? कितने हैं टोटल? हमने बताया था 7। कितने हैं? 7। 4 ये हो गए, 3 हमने इसके पहले बताए। तो ये सातों आपको याद रखना है किस नदी पर बने हुए हैं, और इनका नाम क्या है, और किस राज्य में है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपसे इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछेगा कि पाताल पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अगर राज्य नहीं पूछेगा तो किस नदी पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो ये आपको नदी याद रखना है, दूसरा राज्य याद रखना है, बस इतने ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो ये हमने चारों आपको पहले बता दिए थे, तो ये आपको चीज याद रखना है, ठीक है। ये अभी हम क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे तो आपको याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में। ये हम करवा चुके थे, जहां से हम स्टार्टिंग की थी वहां से हम अच्छी तरीके से बताएंगे। तो ये हो गया था आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, आपसे वो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट में, ऐसा नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात कहां पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी विशेषताएं हमने आपको बताई थी, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता हमने बताई थी कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। जैसे भारत विश्व का नियाग्रा किसको बोलते हैं? विश्व का नियाग्रा किसको बोलते हैं बताओ? उसी की उपमा इस जलप्रपात को दी जाती है। जैसे विश्व का नियाग्रा किसको कहते हैं? किस जलप्रपात को विश्व का नियाग्रा बोलते हैं? नियाग्रा जलप्रपात कहां पे स्थित है? उसी की उपमा इसको दी गई है। जैसे कहा नहीं जाता कि आप इस खिलाड़ी की तरह खेलते हो, तो ये आपको उपमा दी गई कि भारत का नियाग्रा बोलते हैं किसको? तो चित्रकूट को, ठीक ना। तो विश्व का नियाग्रा किसको बोलते हैं? कनाडा यूएसए की बाउंड्री पर स्थित है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। किन झीलों के नजदीक स्थित है वो? नियाग्रा जलप्रपात, जिसको बोलते हैं भारत का नियाग्रा, तो इसको बोलते हैं। अगर हम विश्व का नियाग्रा पूछे तो ये नियाग्रा जलप्रपात किस झीलों के नजदीक स्थित है? विश्व वाला इरी और ओंटारियो झील के नजदीक स्थित है विश्व का नियाग्रा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत का नियाग्रा का नाम पूछेगा, भारत का नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जानते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात को जानते हैं। कहां पे स्थित है? तो याद रखना, बस्तर जिले में। कहां पे स्थित है? बस्तर जिला। ये बस्तर जिला कहां पे है?
छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना कहां पे, छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर बना हुआ है, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। इंपोर्टेंट है ये नदी, आपको याद रखना कि इंद्रावती नदी के तट पर कौन सा जलप्रपात बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही, तो आपको इंद्रावती नदी नाम याद रखना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं भारत का नियाग्रा। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि रिवीजन यहीं पर हो जाए, बार बार घर में आप लोग याद करते नहीं हो, तो हम यहीं पर इसलिए बार बार बोल के यहीं पर याद करवाते हैं। बाकी जब क्वेश्चन पूछते तो आप लोग बता नहीं पाते, इसलिए हम हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं ताकि यहीं पर आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। भारत का नियाग्रा इसी को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इसकी लंबाई पूछेगा, ऊंचाई इसकी पूछेगा, फीट में पूछेगा, मीटर में पूछेगा, आपको अलग अलग याद रखना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको 90 फीट है, आपको 90 फीट है, और मीटर में याद रखना है 29 मीटर, लगभग 29 मीटर, ठीक है। लगभग में 29 मीटर, फीट में 90 आपका फीट, ये आपको याद रखना है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी विशेषता आपको याद रखना, बरसात के मौसम में ये आपका लाल दिखाई देता है। लाल दिखाने का कारण क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर जो मिट्टी पाई जाती है वो आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। जब वर्षा होती है तो इस मिट्टी में क्या होती है, बहा करके इस जलप्रपात में अपना आप जलप्रपात में गिराती है अपना मुहाना। जब ये आपकी मिट्टी साथ में आकर के गिराएगी तो वो मिट्टी कैसे दिखेगी, रेड आकार की, याद रखना। इसलिए इसका जो आपको कलर दिखेगा वो आपको रेड आकार के दिखेगा, याद रखना। तो ये विशेषता पूछी जाती है कि किस जलप्रपात में आपको बरसात के मौसम में आपका लाल दिखता है जलप्रपात। तो यही जलप्रपात है, कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिखा भी हुआ है, क्योंकि मिट्टी और गाद का पानी मिल जाता है, इसलिए इसका मिट्टी का आपका रंग कैसा हो जाता है, लाल। इसका जलप्रपात का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा अधिकतर इस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बाकी इतने हमने इसलिए बता दी ताकि विशेषता भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको नदी के बारे में याद रखना है, जिले के बारे में याद रखना है, ठीक है। किस नदी के तट पर स्थित है आपको याद रखना है, और इसको क्या बोलते हैं आपको याद रखना है। इसकी विशेषताएं है, पूरा नहीं लिखना है, मेन मेन पॉइंट याद रखना है। किस नदी पर है, किस जिले में है, ठीक ना, याद रखना। उसको क्या बोलते हैं ये आपको, और किस राज्य में है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और इसके अलावा पूछेगा सबसे छत्तीसगढ़ का कैसा लंबा है, इसका चौड़ाई में सबसे ज्यादा है, ठीक ना, बड़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, जितने भी हैं मेन मेन पॉइंट आपको याद रखना। बाकी जितने भी स्ट्रच नहीं लिखी हुई है उसको छोड़ देना, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इंटर की तरीके से नहीं लिखना पूरा आप लोग लिख लो पूरा, ऐसा नहीं। मेन मेन पॉइंट लिखना है और जो बेकार चीजें हैं उसको छोड़ देना है। मेन मेन पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, शार्ट तरीके से। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा हमने कैसे आंसर दिया है, ठीक ना, हमने कैसे भी आंसर दिया उससे कोई मतलब नहीं, हमने टिक सही लगाया बस, उससे मतलब है, ठीक है। तो नदी का नाम याद रखना है, किस जिले में स्थित है आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं वो आपके इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये हमने आपसे पहले करवा दिए थे इसके बारे में। इसके अलावा हमने धोबी जलप्रपात के बारे में शायद हमने करवाया, यहीं तक करवाया था हमने, है ना। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में हमने करवाया था, बाकी इसके आगे हमने नहीं करवाया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि धोबी जलप्रपात किस नदी पर है, तो याद रखना है धोबी जलप्रपात याद रखना है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के नजदीक स्थित है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, पहला आपसे ये पॉइंट पूछेगा। और ये महाबलेश्वर कहां पे पड़ता है, तो याद रखना महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पे है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा पूछेगा धोबी जलप्रपात कहां पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके अलावा पूछेगा ये धोबी जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपको याद रखना कोयना नदी पर, ठीक है। किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर बना हुआ, याद रखना ये जलप्रपात कोयना नदी। और कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, ये सब पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी पड़ती है, ठीक है, वहीं पर स्थित धोबी जलप्रपात कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये कहां पे स्थित है, याद रखना किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर, कोयना नदी पर, ठीक है, कोयना नदी पर। नदी का नाम पूछेगा कोयना नदी, किस राज्य में, महाराष्ट्र में, किस स्थान पर, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की पहाड़ियां भी पाई जाती है, क्वेश्चन पूछेगा महाबलेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो याद करना महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र की महाबलेश्वर की पहाड़ियों से किसी नदी का उद्गम होता है, काफी बड़ी नदी मानी जाती है, वो कौन सी नदी है,
महाबलेश्वर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, बताना है फटाक से। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है पेरियार। बताना है कौन सी नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है? कृष्णा नदी का होता है। किसका होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ना कि गोदावरी, ना कि आपको ये नदी का, है ना। तो कृष्णा की ही सहायक नदी है कोयना, और यहीं पर आपको याद रखना है, यहीं पर जलप्रपात स्थित, इसको बोलते हैं धोबी जलप्रपात, ठीक है, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की छोटी जलधारा है, छोटी आपका जलधारा मिलती है आपका कोयना नदी, ठीक है, किसकी? कृष्णा की, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका इतिहास क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे धोबी घाटी से, धोबी जलप्रपात इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या, पुराने समय में स्थानीय लोग यहाँ पे आपको धुलाई करने आते थे, ठीक ना, कपड़ा धोते थे इस जलप्रपात के नीचे। चट्टानों और पानी के तेज प्रवाह के कारण कपड़ों की अच्छी धुलाई हो जाती थी, इस कारण इसे धोबी जलप्रपात कहते हैं। इसका इतिहास है, इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं, क्यों इसका नामकरण पड़ा इससे कोई मतलब नहीं। बस हमको याद रखना है कि किस नदी पर है, कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है, ये आपका याद रखना। महाबलेश्वर कहाँ पे पड़ता है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ पे, और महाबलेश्वर किस नदियों का उद्गम होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। धोबी जलप्रपात के बारे में याद रखना है, महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बाकी स्टार्टिंग में पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इसलिए ज्योग्राफी वहां पे थोड़ा इसमें जो चीजें होती है वही हम करवा देंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीजें स्टार्टिंग में करवाएंगे, ठीक है। आपको महाराष्ट्र में आपको याद रखना है, सबसे लंबी नदी कौन सी महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी का नाम कोई बता सकता है? बताओ। गोदावरी कोई कह रहा है। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पड़ता है ना, तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? कौन सी है? कृष्णा, या बताओ दूसरी कोई नदी है? महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी का नाम, महाराष्ट्र की कौन सी नदी सबसे बीचों बीच की मध्य से गुजर करके अरब सागर में गिरती है, अपना मोहना बनाती है? कौन सी? कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी इसके मध्य क्षेत्र से बहती है, याद रखना, ठीक है। तो धोबी जलप्रपात के बारे में याद रखना है। महाबलेश्वर, यहाँ पे महाबलेश्वर के क्षेत्र में पाई जाती है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है किस नदी पर है, कोयना नदी पर, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको चीज याद रखना, फटाफट देख लेना है मेन पॉइंट, बाकी अगला हम टॉपिक पढ़ाएंगे जल्दी जल्दी करके, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। आप फास्ट चलोगे तभी आपका टॉपिक हो पाएंगे, काफी टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से आप करवा रहे हैं, और इसको में जल्दी याद हो जाए आपको, ठीक है। तो जलप्रपात के बारे में याद रखना है, कौन सा जलप्रपात? धोबी जलप्रपात है, कहाँ पे? महाबलेश्वर में है। और महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो याद रखना है महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। बाकी और पहाड़ियां पाई जाती है, उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे, पहाड़ियां बताएंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में इतना चीजें आपको याद रखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है समय? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र के। गोदावरी है, कृष्णा है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी हमने बताया था शायद में, मैप में हमने शायद में बताया होगा, देखा होगा ऐसे करके। यहाँ पे एक नदी का उद्गम होता था, हमने बताया था आपको, यहां से महाबलेश्वर की पहाड़ियां, यह है महाराष्ट्र। कर्नाटक यहाँ पे पड़ता है ऊपर। यहाँ पे एक नदी निकलती है ऐसे करके आती है, और दूसरी नदी हमने और बताई थी, दो नदियां गुजरती हैं यहाँ से। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सी नदी सबसे लंबी है? एक तो नीचे वाली है कृष्णा, दूसरी कौन सी है? गोदावरी। अब इसमें लंबाई के हिसाब से कौन सी लंबी है, जो सबसे लंबी नदी कि कितने क्षेत्र में बहती है, आपको डिवाइडेशन किया जा सकता है कि गोदावरी नदी कितने किलोमीटर बहती है महाराष्ट्र में, और कृष्णा नदी कितने किलोमीटर बहती है। तो बताओ गोदावरी कितने किलोमीटर बहती है और कृष्णा कितने किलोमीटर है? कृष्णा नदी के साथ में इसका जो क्षेत्र है इसका थोड़ा कम पाया जाता है, यहाँ से निकलती है इसे, और गोदावरी नदी इसके मध्य से होकर जाती है। तो इस विस्तार किसका होगा सबसे ज्यादा? गोदावरी का होगा, कृष्णा का होगा? गोदावरी का होगा ना, कृष्णा क्योंकि तो आपके नीचे से निकल जाती है ऐसे करके अरब सागर में,
और गोदावरी ऊपर की तरफ जाती है, मध्य क्षेत्र से जाती है, तो इसका विस्तार जो ज्यादा क्षेत्र में जाएगी उसका विस्तार सबसे ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे गोदावरी होगा, ठीक ना। कृष्णा शायद में नहीं होगा, कृष्णा नीचे होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो कोई दिक्कत नहीं जो आ रही है, तो ये आपको याद रखना है, गोदावरी होगा। अगला अगला है जलप्रपात का नाम गोवा और कर्नाटक के मध्य स्थित है, जिसको बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जलप्रपात है जो दो राज्यों के मध्य स्थित है, दो राज्यों के मध्य स्थित है, कौन सा जलप्रपात है, उसका नाम बताइए। तो याद रखना है दूध सागर जलप्रपात, गोवा और कर्नाटक, क्योंकि जो जलप्रपात है ना बहुत ही स्वच्छ जलप्रपात है, इसका जो पानी है याद रखना है मिल्क के तरीके, ठीक है, इसका पानी कैसे दिख रहा है, मिल्क के तरीके दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है दूध सागर जलप्रपात, क्योंकि ये मध्य में स्थित है। किन किन राज्यों के मध्य में स्थित है, गोवा और कर्नाटक के बाउंड्री पर स्थित है, याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कहां पे स्थित है, तो भारत के किस राज्य में, तो गोवा राज्य में, गोवा की बाउंड्री पर स्थित है। पूछेगा गोवा राज्य में स्थित तो है, वो भी किस नदी पर है, तो याद रखना मांडवी, ठीक ना, मांडवी नदी में ही बना हुआ है ये आपका जलप्रपात, जिसको बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात, ठीक ना। पूछेगा किस किस क्षेत्र में स्थित है, तो हम बताई भी दे रहे हैं कहां पे स्थित है, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, ठीक ना, कहां पे स्थित है ये भी कंफ्यूजन में रहे, ताकि हम एक बार में कंफर्म हो जाए। ये है महाराष्ट्र, सॉरी गोवा कर्नाटक, ये आपका गोवा है, कर्नाटक यहाँ पे, ये वाला महाराष्ट्र, तो याद रखना यहाँ पे स्थित है बाउंड्री पर, जिसको बोलते हैं दूध सागर, दूध सागर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखना मांडवी, और मांडवी नदी याद रखना गोवा से जस्ट, गोवा और इसके मध्य निकलती है मांडवी, याद रखना मांडवी और ज्वारी दो नदियां हैं जो गोवा की मध्य से निकलती हैं, तो मांडवी नदी के तट पर स्थित याद रखना है कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। कौन कौन से राज्यों के मध्य स्थित है, तो याद रखना है कर्नाटक और गोवा, ठीक ना, गोवा और इसके अलावा ये आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, दो राज्यों के मध्य स्थित है ये आपका जलप्रपात, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर स्थित याद रखना है भगवान महावीर अभ्यारण्य, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको याद रखना यहीं पर स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। बाकी इससे कोई हिस्ट्री लिखी हुई इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री इसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको हिस्ट्री नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि किन किन राज्यों के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है, किस नदी पर बना हुआ ये आपको याद रखना है, किस राज्य में याद रखना है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, बस इतना याद रखना है। तो ये आपको याद रखना बाउंड्री पर स्थित है गोवा और कर्नाटक की, ठीक है, गोवा और कर्नाटक की बाउंड्री पर स्थित है जलप्रपात, ठीक है। नदी का नाम पूछेगा मांडवी, बाकी गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं मांडवी और ज्वारी, ठीक है, ये दो प्रमुख नदियां हैं, बाकी इनका उद्गम यहाँ से नहीं होता है, दूसरे राज्य से होता है, ठीक है। तो गोवा और कर्नाटक के बारे में आपको याद रखना है, इनकी मध्य स्थित है जलप्रपात, इस नदी पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बस इतने पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी आप अभ्यारण भी पूछा सकता है, छोटा सा अभ्यारण है यहाँ पे महावीर, ठीक है, महावीर। बाकी गोवा के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक नहीं पढ़ाने के लिए इतना आपको याद रखना है, स्टैटिक के बारे में क्वेश्चन बताने में गोवा के बारे में तो कम से कम 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में, कर्नाटक के बारे में बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जियोग्राफी के हिसाब से ये बात बस एक एक पॉइंट बता रहे हैं, बस ये चीज आपको याद रखना है इतना। बाकी गोवा के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कर्नाटक के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, अभी जियोग्राफी तो जियोग्राफी के हिसाब से हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना गोवा और कर्नाटक के मध्य में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। गोवा में एक आपको याद रखना है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, बहुत ज्यादा फेमस है, अभी इसको पुरस्कार से भी नवाजा गया है, मोपा अंतरराष्ट्रीय अड्डा, ठीक है, काफी आपका अच्छा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है मोपा अंतरराष्ट्रीय अड्डा, ये गोवा में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो गोवा और कर्नाटक राज्य के मध्य में ये आपका स्थित है, जिसको बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात। बस इतने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ज्यादा फालतू चीजें कोई नहीं लिखना है, मेन मेन पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी छोड़ देना है। हिस्ट्री जो भी हिस्ट्री उसके नीचे लिखी हुआ करो, उसको केवल आपको पढ़ लिया करो बस, उससे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन बनते हैं आपको यही आपसे क्वेश्चन पूछे, किस राज्य में, किस नदी पर है, किस जिले में स्थित है और ये कहाँ पे है, बस इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है इसके बारे में। लिख गया होगा सबका, लिख गया ना सबका, दिख रहा है ना सबको कि दूसरा हम कलर बोर्ड का कलर दूसरा दिख रहा है ना सबको। जितने हम टॉप पूरे में जितने भी भारत की जितने भी टॉप भारत के जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते होंगे, जितने भी इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते होंगे आपके पूरे, हम आपके क्वेश्चन बता देंगे। फिर इसके बाद में पेपर आप देना, तब आपसे क्वेश्चन जब नहीं ले तब बताना आपने, ठीक है। हर एक पॉइंट के बारे में आपको बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक टॉपिक का, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको सही तरीके से पढ़ना है, बाकी पूरा फालतू नहीं लिखना है, मेन मेन पॉइंट लिखना है केवल बस, ठीक है। तो लिख गया होगा सबका इसके बारे में, कहाँ पे किस नदी पर है ये लिख गया है सबका। ये 2-3 पॉइंट आपको ऊपर लिख लिया और बस केवल इसके अलावा जो जितने भी हिस्ट्री लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लिख गया सबका, लिख गया ना। अगला है तमिलनाडु में याद रखना है, दो और महत्वपूर्ण है उनके बारे में याद रखना है, कौन कौन से हैं। कोटालम जलप्रपात, कोटालम जलप्रपात के बारे में आपको याद रखना है, कहाँ पे स्थित है ये आपको याद रखना है। ये बहुत कम लोग याद कर पाते हैं, ठीक है। 2-3 जलप्रपात उनको याद होते हैं, बाकी किसी को ज्यादा याद ही नहीं होती है, ठीक है। बस वहां पे एग्जाम देने चले जाते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन नहीं बनता है वहां पे। तो याद रखना है कोटालम, सबको जो पता है, ठीक ना, वो आपको तो पता ही है, बाकी एक्स्ट्रा चीज आपको क्या पता है वो आपको मायने रखता है, ठीक ना। तो कोटालम जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है कोटालम जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है तिरुनेलवेली जिले में स्थित है आपके इसमें तमिलनाडु में। और ये कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक ना। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है, आपको याद रखना है ये कोटालम जलप्रपात, कोटालम जलप्रपात, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है। और हमने बताया था कि तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, ये हमने आपको जब पश्चिमी घाट करवा रहे थे तो हम क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, और खास करके केरल और इसके अलावा इस राज्य में तमिलनाडु के बारे में क्वेश्चन पूछा था। पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये भी आता है ना राज्य, ये ऐसा एक राज्य है जो आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों के अंतर्गत आता है। कौन सा राज्य, तमिलनाडु, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है कि तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, और इन्हीं पहाड़ियों पर याद रखना है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर ही कोटालम जलप्रपात स्थित है। तो तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, कार्डमम की पहाड़ी। क्या कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु में, कार्डमम की पहाड़ियों को हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, वो केरल में है ना। कार्डमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां सबसे ज्यादा इलायची का उत्पादन करती हैं, तो ये आपके कहां पे स्थित है, केरल में। हम पूछ रहे हैं तमिलनाडु के बारे में, तो याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियां, याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है। हमने आपको बताया था केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्यों में बोला था ना हमने। तो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है कौन सा जलप्रपात, कोटालम जलप्रपात। और ये जलप्रपात याद रखना है ये पहाड़ी की मध्य स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक प्रसिद्ध जलप्रपात माना जाता है कोटालम जलप्रपात। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में स्टैटिक में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ की जनजाति कहाँ कौन सी है, यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक ना। इनके बारे में हम नहीं बता रहे, एक्स्ट्रा चीजें इसलिए नहीं बता रहा ताकि स्टैटिक नहीं जियोग्राफी, तो बस इतने आपको पॉइंट याद रखना है। इसको ही बोलते हैं दक्षिण भारत का स्पा, इसको ही बोलते हैं दक्षिण भारत का स्पा, याद रखना है। ये यहाँ पे आपको काफी अच्छी औषधियां मिलेंगी इस जलप्रपात के नजदीक, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा,
ठीक है ना, जड़ी बूटी का काफी अच्छा क्षेत्र माना जाता है। अच्छी अच्छी आपको जड़ी बूटियां यहाँ पे आपको अब भी इसी समय इसी मतलब अब भी अच्छी अच्छी यहाँ पे आपको औषधि मिलेंगी, ठीक है ना, वनस्पतियां यहीं पर। तो दक्षिण भारत का स्पा बोला जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसकी धाराएं विभिन्न है, यहाँ पे औषधीय गुणों से युक्त मानी जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी भी नीलगिरी पहाड़ियां हैं उन क्षेत्र में आपको याद रखना है काफी आपको औषधियां आपकी औषधीय गुणों से युक्त मानी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कोटालम जलप्रपात के बारे में, ठीक है। हर एक जैसे हमने घाटियां बताई थी पूरी भारत की, ठीक ना, वैसे ही जलप्रपात ऊपर वो मेन पॉइंट सबको पता होते हैं, किसी समुद्रम कहाँ पे, ठीक ना, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे, ये सबको पता होंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें जो काफी लोग नहीं पढ़ते वो आपको पता होगा, तभी आप लोग आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे, तो याद रखना पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक ना, कोटालम जलप्रपात तमिलनाडु में। दूसरा जलप्रपात है पाइकारा जलप्रपात, ठीक है। पाइकारा जलप्रपात से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर है और ये किन पहाड़ियों पर स्थित है। पाइकारा जलप्रपात आपको याद रखना है, पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर है, छोटी सी नदी बहती है पाइकारा नदी। और पाइकारा नदी कहाँ की है, सबसे छोटी नदी, तो याद रखना है कहाँ की है, तमिलनाडु की, याद रखना है, ठीक है। पाइकारा नदी पाइकारा नदी पर ही बना हुआ है पाइकारा जलप्रपात, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछेगा किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो याद रखना है नीलगिरी पहाड़ियों में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी के तट पर इसी बना हुआ है पाइकारा जलप्रपात, ठीक है। तो ये कोटालम जलप्रपात, इसके अलावा पाइकारा जलप्रपात, दोनों जलप्रपात नीलगिरी पहाड़ियों के नजदीक स्थित है, ठीक है। और ये आपका औषधि गुणों से भरपूर संपन्न माना जाता है ये वाला क्षेत्र, कौन सा, ये वाला तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है नीलगिरी जिले में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां भी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। पाइकारा वहीं पर नदी बहती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है नदी, ठीक है। इन्हीं के मध्य में आपका पाइकारा जलप्रपात पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये इतने भी आपको याद रखना है, इतने पॉइंट है। और ये जितने भी क्षेत्र है, कोटालम जलप्रपात, पाइकारा जलप्रपात, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, जैव विविधता से संपन्न आपके क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपकी वर्षा जो होती है काफी अधिक होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में, ये आपको याद रखना है, ये जैव विविधता से संपन्न माने जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है इन क्षेत्रों में काफी अच्छी औषधियां मिलती हैं, ये आपको याद रखना है इन क्षेत्रों में। तो यही क्षेत्र में आपको याद रखना कोटालम जलप्रपात और पाइकारा जलप्रपात के नजदीक ही आपको अच्छी औषधियां देखने को मिलेंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहीं से कोई जड़ी बूटी लेकर गया था, सबको पता होगा, कौन आपके रामायण में देखा होगा, तो हनुमान जी कहां से लेकर के कहां पे जड़ी बूटी लेने आए थे, कहां पे जड़ी बूटी लेने आए थे, हैं? जब बाढ़ लग गई थी ना, तो यहीं पर जड़ी बूटी को लेने आया था। यहाँ पे अधिकतर आपको क्षेत्र जड़ी बूटियों को मिलेगा, क्योंकि ये आपका जैव विविधता से संपन्न आपका क्षेत्र माना जाता है, औषधियों से गुण क्षेत्र माना जाता है। तो इन्हीं पहाड़ियों से लेकर गए थे, ठीक है, पहले आपको याद रखना है। तो पाइकारा के बारे में याद रखना है, कोटालम जलप्रपात के बारे में याद रखना है, ये कहाँ पे, दोनों कहाँ पे, किस राज्य में, तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में है दोनों, लिख गया होगा था ना, हाँ क्या हुआ, हाँ तो द्रोणागिरी कहाँ पे पाई जाती है, इन्हीं दक्षिणी क्षेत्र से आपके गए थे, दक्षिण वाले क्षेत्र से जड़ी बूटी लेकर गए थे हनुमान जी लंका। तो भारत पहले आए थे, भारत के बाद में फिर वापस गए थे। तो यही क्षेत्र औषधि वाला केंद्र माना जाता है। और औषधि सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगी, वर्षा होगी। और वर्षा किस क्षेत्र में होती थी सबसे ज्यादा, पश्चिमी घाट में होती थी ना। और जब पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो जैव विविधता सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाई जाएगी। तो इन्हीं क्षेत्र में जो आपका जड़ी बूटियां ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप दिमाग लगा करो कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां पे सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाएंगे। वहीं पर आपको क्या होगी, आपको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी, और वहीं पर आपको औषधियां सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, आपको याद रखना है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जलप्रपात के बारे में दोनों याद रखना है, कोटालम जलप्रपात और पाइकारा जलप्रपात के बारे में दोनों याद रखना है। लिख गया होगा सबका, लिख लो फटाक से। लिख गया, देखो फटाफट लिखो,
जल्दी लिखते जाओ टॉपिक, जितने भी हैं जल्दी थोड़ा हाथ चलाओ ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो पाए, और इसके अलावा याद करके आया करो आप लोग, यार घर से याद ही नहीं करके आते हो आप लोग, अभी लिख नहीं पाए हो। 1 घंटे पानी ना पिया करो, विज्ञान होता ना। एलिफेंटा जलप्रपात, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एलिफेंटा, बहुत लोग दिमाग लगा देंगे कि एलिफेंटा गुफा तो महाराष्ट्र में है ना, तो एलिफेंटा जलप्रपात आप लोग अगर आ जाए ऑप्शन में कि महाराष्ट्र, तो खट से लोग ऑप्शन कर देंगे महाराष्ट्र, और आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में, ठीक ना, एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में। अगर पूछेगा एलिफेंटा की आपको जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो मेघालय में स्थित है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं बादलों का घर, किसको बोलते हैं, मेघालय को। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मेघालय में तो होती है ना। जब आपकी बंगाल खाड़ी की तरफ से जब मानसून जाता है मेघालय में, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, खासी पहाड़ी से टकरा करके सबसे ज्यादा वर्षा कर देता है, कहाँ पे, मेघालय में। इसलिए बोलते हैं मेघों का घर, मेघों का घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी बादल होते हैं इसी राज्य में क्या होते हैं, घूम फिर करके इसी में वर्षा करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं बादलों का घर, ठीक है, मेघों का घर इसी को बोलते हैं, मेघालय को, ठीक है। तो एलिफेंटा के बारे में याद रखना है, एलिफेंटा जलप्रपात आपको याद रखना है, मेघालय राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी सबको पता होगा, क्या है इसकी राजधानी, शिलांग, इसकी राजधानी है शिलांग, ठीक है, इसकी राजधानी है शिलांग के पास स्थित है ये जलप्रपात, कौन सा, एलिफेंटा जलप्रपात, ठीक है। एलिफेंटा जलप्रपात आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जलप्रपात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है ये शिलांग, शिलांग के नजदीक स्थित है, आपको याद रखना है, प्रसिद्ध जलप्रपात है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बस इतनी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, बाकी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। शिलांग के पास स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात अपनी सुंदरता और 3 स्तरों में गिरने वाली जलधारा के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश काल में इस जलप्रपात के पास एक हाथी के आकार की चट्टान थी, जिसके कारण इसे एलिफेंटा फॉल्स के नाम से दिया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्थानीय आपको याद रखना है, खासी जनजाति इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। तो एलिफेंटा जलप्रपात आपको याद रखना है, मेघालय राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका इतिहास क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं, किसका नाम क्यों पड़ा था इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मेघालय के बारे में याद रखना है, मेघालय के बारे में सबसे ज्यादा वर्षा करने वाला देश, वर्षा करने वाला राज्य यही है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, मासिनराम में होती है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं मेघों का घर बोलते हैं, ठीक है। यही पर स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात, ठीक है। भी कहाँ पे स्थित है ये आपका याद रखना है, जलप्रपात, तो शिलांग, कहाँ पे स्थित है, शिलांग के नजदीक स्थित है, इसी की राजधानी है मेघालय की, ठीक है। मेघालय की राजधानी यहीं पर स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेघालय कितने राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाता है, मेघालय कितने राज्यों के साथ में बाउंड्री बनाता है, कितने राज्य है जो इसके साथ में बाउंड्री बनाते हैं, इसके मध्य आसपास स्थित है, कितने राज्य हैं, और ये क्या किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ में क्या बाउंड्री बनाता है, नहीं बनाता है, किसके साथ में बनाता है बाउंड्री, बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। कितने राज्यों के साथ में ये आपको बाउंड्री बनाता है, एक राज्य क्यों, राज्य, राज्य हमने कहा है कि एक ही राज्य मेघालय के साथ में बाउंड्री बनाता है, मेघालय क्या मेघालय एक ही राज्य से लगता है केवल, सामने आपका लगा हुआ है मेघालय, असम, बहुत लोग असम कह रहे हैं, असम हो गया, और कोई राज्य है, त्रिपुरा तो नहीं है, ठीक ना, और कोई राज्य, एक ही राज्य है ना, तो मेघालय आपको याद रखना है, एक राज्य बाउंड्री बनाता है, वो भी कौन सा, असम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही परिस्थिति महासिन्नाम, ठीक है। बाकी हम इसलिए बता रहे हैं स्टैटिक नहीं है इसलिए, ठीक है। तो मेघालय के बारे में आपको ये भी आपको याद रखना है, बाकी जितने इसमें दर्रे बनेंगे आपको उनके बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है ना। चलो तो इतना लिख गया ना, इतना लिख गया सबका कि कहाँ पे एलिफेंटा, तो आप याद रखना है एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है, कहाँ पे स्थित है, शिलांग के नजदीक स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका इतिहास क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये चीज आपको याद रखना है। लिख गया था ना, सबका लिख गया ना।
मेघालय में एक और जलप्रपात स्थित है जिसको बोलते हैं नोह कलिकाई, नोह कलिकाई जलप्रपात। ये भी मेघालय में स्थित है, आपको याद रखना है। मेघालय के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है चेरापूंजी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है चेरापूंजी, यहाँ पे लिखा होगा सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है, आपको याद रखना है, ठीक है। नोहक कलिकाई, नोहक कलिकाई है, इसका नाम है नोहक कलिकाई, ठीक है। इसका जलप्रपात का नाम है। ये कहाँ पे स्थित है, नाम ही आपको ऐसा लग रहा हो जैसे मेघालय में, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा होगा किस प्रकार का नाम है, ठीक है। तो राज्य आपके जलप्रपात के नाम, ठीक है, आपको दिमाग लगाना है। अगर राज्य जैसे इस अटपटा नाम आ गया ये वाला, तो आपको लग रहा हो कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अगर ना भी पता हो, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाना कि किस राज्य में हो सकता है। तो नोह कलिकाई जलप्रपात मेघालय में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह याद रखना है ईस्ट खासी हिल्स में स्थित है, आपको याद रखना है ईस्ट खासी, आपको याद रखना खासी पहाड़ियां भी पाई जाती है और इसके अलावा खासी जनजाति भी पाई जाती है। कहाँ पे, मेघालय में। और खासी पहाड़ी में ही सबसे ज्यादा मानसून टकराता है, ठीक है। हमने बताया था ज्योग्राफी में कि खासी पहाड़ी में ही सबसे ज्यादा क्या टकराता है, मानसून टकराता है। और इसी खाड़ी में सबसे ज्यादा क्या कर देता है, वर्षा कर देता है, इसी पहाड़ी पर, ठीक है। खाड़ी नहीं, इसी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा क्या कर देता है, वर्षा कर देता है, मानसून, ठीक है। आपको याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल बोलते हैं, याद रखना। ये सीधी खड़ी ढाल में गिरता है, सीधा खड़ी ढाल में, ठीक है। बहुत दूर से आकर के कहां पे गिरता है ये वाटरफॉल, कहां पे गिरता होगा ये बताओ, किस खाड़ी में जाता होगा ये, किस क्षेत्र में जाता होगा बताइए। अरब सागर वाले क्षेत्र में जाता है या आपका बंगाल खाड़ी वाले क्षेत्र में, बंगाल खाड़ी की तरफ में वाटरफॉल बनता नहीं वाला। तो याद रखना है, ये आपको याद रखना है कहां पे स्थित है, तो खासी पहाड़ी पर स्थित है, जिसको बोलते हैं भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल, ठीक है। आपको याद रखना एकदम सीधा गिरने वाला, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल क्या है, किसे कहते हैं, तो याद रखना एकदम सीधा गिरने वाला वाटरफॉल, भारत का एकदम सीधा गिरने वाला वाटरफॉल का नाम बताइए। तो आपसे पूछेगा कौन सा जलप्रपात है, तो नोह कलिकाई जलप्रपात, ठीक है। सीधा खड़ा गिरता है, सीधा खड़ी ढाल से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग बह करके आता हो जलप्रपात, ऐसा नहीं, सीधी खड़ी ढाल से क्या करता है, आपकी इस खाड़ी में जाकर के अपना मुहाना बना देता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछेगा 340 मीटर, फीट में पूछेगा तो 1115 फीट है, ठीक है। 1115 फीट है। इसके अलावा ऊंचाई पूछेगा तो याद रखना है मीटर में, तो 340 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात, ठीक है ना। ये आपका सीधी खड़ी ढाल से करके सीधा गिरता है, इसलिए भारत का सबसे ऊंचा, और इसके अलावा ये आपका ऊंचाई पर स्थित वाला जलप्रपात माना जाता है। सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात है, ठीक है, नोह कलिकाई जलप्रपात। कहां पे स्थित है, मेघालय में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है किस पहाड़ी से के नजदीक से जाता है, तो याद रखना है खासी पहाड़ी। खासी यहाँ पे क्षेत्र भी है, जिला भी है, इसके अलावा जनजाति क्षेत्र भी है, ठीक है। तो याद रखना पहाड़ी भी है, जनजाति क्षेत्र भी है, और आपका खासी आपका क्षेत्र भी है मेघालय का। तो आपको तीनों क्षेत्र आपको याद रखना है, जनजाति भी है, खासी जनजाति भी है, खासी पहाड़ी भी है, और खासी क्षेत्र भी है, किसका, मेघालय का, ठीक है। और वही क्षेत्र से याद रखना है ये वाटरफॉल गिरता है, जिसको बोलते हैं नोह कलिकाई जलप्रपात, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, सीधा खड़ा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अलग है, वो कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगियागरसोप्पा जलप्रपात, सबसे आपका उसमें अलग अलग है, ठीक है। ये क्या है, सीधा गिरने वाला, ऊंचा अलग हो जाएगा। ये सीधा गिरने वाला आपका जलप्रपात है, वो आपको ऊंचा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ देगा, वो लोग जोगियागरसोप्पा कर देंगे इसमें आंसर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कुंचिकल था ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हमने कुंचिकल बताया था ना। दूसरा हमने बताया था जोगियागरसोप्पा जलप्रपात, है ना, बताया था ना हमने। भारत का दूसरा हमने कौन सा बताया था, जोगियागरसोप्पा। पहला कौन बताया था हमने, कुंचिकल जलप्रपात। और विश्व का हमने कौन सा बताया था, एंजल जलप्रपात। ये तीनों किस नदी पर बने हुए हैं, एंजल जलप्रपात किस नदी पर है,
कैरो नदी पर है। कुंचका जलप्रपात किस नदी पर है? वराही नदी के तट पर है। इसके अलावा में आपका जोग अग्र सुप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी तट पर। किस नदी पर है? शरावती नदी तट पर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नोह कलिकाई जलप्रपात आपको याद रखना है। कितने मीटर ऊंचाई इसकी आपको याद रखना है। कितने फीट ऊंचाई इसकी याद रखना है। भारत का सबसे ज्यादा याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। लिख गया होगा सबका? लिख गया ना? एक दो और बचे हुए हैं, बाकी इसके अलावा फिर हो जाएंगे पूरे। हुंडरू जलप्रपात अगला है। हुंडरू हुंडरू जलप्रपात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात कहां पे स्थित है। हुंडरू जलप्रपात याद रखना है झारखंड में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये झारखंड के किस जिले में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? याद रखना, रांची। झारखंड के किस राज्य में आप पूछेगा, किस जिले में, तो याद रखना है तो झारखंड राज्य में। और किस जिले में? तो रांची। इसकी राजधानी क्या है? रांची, जी ना। तो रांची में ही स्थित है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। रांची में ही स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ये प्रसिद्ध जलप्रपात है झारखंड का, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात, ठीक ना। रांची जिले में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है झारखंड में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये नदी का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना स्वर्णरेखा नदी। इंपोर्टेंट नदी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रखना हुंडरू वाटरफॉल, याद रखना स्वर्णरेखा नदी के तट पर बना हुआ है, ठीक है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जैसे हमने मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बात की थी, उसका नाम क्या है बताओ? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुती जलप्रपात, यही है। 200 145 फीट ये में या मीटर में? मीटर में, ठीक ना। तो वैसे ही झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम पूछेगा हुंडरू है, ठीक है। किस राज्य में है? तो याद रखना झारखंड में है। किस जिले में है? तो रांची। किस जिले में है? रांची, ठीक है। और रांची में बताना है कौन सा स्टेडियम है। रांची में कौन सा स्टेडियम है और रांची किस नदी के तट पर स्थित है? दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि रांची किस नदी के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि रांची में कौन सा स्टेडियम स्थित है और रांची से कौन से खिलाड़ी बिलोंग करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, रांची से। तो यहाँ पे स्टेडियम कौन सा है? और ये किस नदी पर है? रांची किस नदी के तट पर स्थित है बताओ? और झारखंड की सबसे बड़ी नदी का नाम, झारखंड की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ लेगा या बड़ी नदी का नाम पूछ लेगा तो कौन सा होगी? मान लो कि हुंडरू जलप्रपात तो किस नदी पर है? तो आपको हमने बता दिया स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। रांची किस नदी के तट पर है? और इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा झारखंड की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो बताना है झारखंड की राजधानी रांची किस नदी के तट पर है? बराकर नदी, बराग नदी, स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, ठीक ना। वहीं पर तो जलप्रपात बना हुआ हुंडरू। और इसी के नजदीक भाई देखो झारखंड के राज्य रांची में स्थित है ना, और रांची में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। तो रांची किस नदी के तट पर होगा? स्वर्णरेखा नदी के तट पर होगा ना। तब ये जलप्रपात बना हुआ है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के तट पर। कहां पे बना हुआ है? रांची में। तो रांची भी किस नदी के तट पर होगा? स्वर्णरेखा नदी के तट पर तो होगा, और दूसरी कोई नदी होगी नहीं। जब इसी नदी की जलप्रपात बना हुआ है और इसी नदी के इस यहाँ पे बना हुआ है जलप्रपात रांची में, तो रांची किस नदी के तट पर होगा? स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही होगा, बाकी कोई नदी थोड़ा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्वर्णरेखा नदी के बारे में। ये आपको पॉइंट याद रखना है कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये इतने आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी लास्ट बचा हुआ है जलप्रपात के बारे में, उसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक करेंगे। तो ये चीजें आप लिख लो फटाक से, ठीक है। झारखंड के बारे में इतने याद रखना है। झारखंड के सीएम का नाम कोई बता सकता है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
झारखंड कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? हर राज्य के बारे में पता होना चाहिए, भारत की जितनी भी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो झारखंड कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है? 5। कितने हैं? 5। तो 5 कौन कौन से हैं? नंबर एक बार, क्या उत्तर प्रदेश लगाता है बाउंड्री? लगाता है ना। दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार लगाता है। तीसरा पश्चिम बंगाल। चौथा उड़ीसा। पांचवा छत्तीसगढ़। तो याद रखना 5 राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये राज्य पर झारखंड, ठीक है। झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन कब हुआ था? बताना है। सही कहा, 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन, झारखंड का गठन पूछेगा कब हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। किस राज्य से अलग हुआ था? झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ से अलग होकर के झारखंड बनाया गया था, ठीक ना। तो याद रखना 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन आपका हुआ था, ठीक ना। और 15 नवंबर को ही मनाते हैं झारखंड दिवस, ठीक है। 15 नवंबर को ही मनाते हैं झारखंड दिवस, ठीक है। तो झारखंड के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और झारखंड में ही एक विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह, ठीक है। मुंडा विद्रोह जिसको बोलते हैं, इसी झारखंड में एक व्यक्ति काफी प्रसिद्ध हुए थे जिसको बोलते हैं बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे स्थित है? यहीं पर है ना। राउरकेला कहां पे? राउरकेला कहां पे? उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है स्टेडियम? बताओ, छत्तीसगढ़ में कौन सा स्टेडियम है? मुंडा विद्रोह यहीं पर हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली मानी जाती है। कौन सा? झारखंड, ठीक है। झारखंड की धरती का भगवान मानते हैं उनको, ठीक है। किसको? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह उन्होंने किया था झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तो वही है झारखंड। तो झारखंड में हमने पूछा था कि स्टेडियम कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन हमने पूछा था। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बना हुआ है? राउरकेला। ये कहां पर था? उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। तो झारखंड में बताना है कौन सा है। झारखंड में कौन सा स्टेडियम बना हुआ बताना है, कौन सा है? कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम याद रखना झारखंड में ही है, क्योंकि मुंडा विद्रोह जहां पे होगा, मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में, तो मुंडा स्टेडियम भी कहां पे स्थित होगा? झारखंड में स्थित होगा, याद रखना है, ठीक है। लिख गया था ना? बाउंड्री जलप्रपात के बारे में लिख गया था ना, ठीक है। कहां पे स्थित है, किस नदी पर है, किस जिले में स्थित है, किस राजधानी की नजदीक स्थित है? लिख गया था ना? किस नदी पर है हमने बता दिया आपको। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में आपने बता दिया। लिख गया होगा सबका? लिख गया ना? लिख गया ना? ना समझ में आ रहा बता देना, है ना। ज्यादा स्पीड से चलना हो तब भी बता देना। बताओ, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे? बताओ, क्या झारखंड में या उड़ीसा में? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक ना। पहले क्या नाम था इसका और वर्तमान में क्या नाम है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम ने कहा झारखंड में। क्या झारखंड में स्थित है? इन्होंने सही पकड़ा था कि झारखंड में क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हमको सही उन्होंने पकड़ा है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ना कि झारखंड में, ठीक है। मुंडा विद्रोह जरूर हुआ था झारखंड में, और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सही है ना? सही कहा। विज्ञान था ना? विज्ञान सबका। लास्ट जलप्रपात बचा हुआ है, ये लिख गया होगा सबका। लास्ट बचा हुआ है राजस्थान का, जिसको बोलते हैं चूलिया जलप्रपात। ये आपका कहां पे स्थित है? तो याद रखना राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। राजस्थान में स्थित है। ये किस जिले में स्थित है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़। कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है।
और चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? शिवाजी कहां से हो जाएंगे? महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। बाद में राजा बने थे चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप। तो कौन थे? चित्तौड़गढ़ किला ना। और चित्तौड़गढ़ किले में सबसे ज्यादा आपको याद रखना है आक्रमण किसने किया था? कौन सा मुगल सम्राट था सबसे ज्यादा यहाँ पे इसने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ किले में? बहुत ठीक ना, बहुत दिनों बाद इसमें कब्जा कर पाए थे चित्तौड़गढ़ में। अकबर सबसे ज्यादा आक्रमण इसी में किया था चित्तौड़गढ़ किले में। यहीं पर तो जौहर प्रताप की गई थी ना, सब लोग पढ़ा होगा ठीक ना। जौहर प्रताप किसने किया था? बहुत बड़ी इसकी चित्तौड़गढ़ किले में याद रखना बहुत बड़े बड़े आपकी दीवारें बनी थी ठीक ना। मिसाइलें आपका मिसाइलें क्या हो तोप जो आपको दाग रहा था अकबर, जल्दी बल्दी दीवार नहीं टूट रही थी। इतनी ज्यादा अभेद किला था, बहुत ऊंचा किला बना हुआ था, बहुत ऊंचाई पहाड़ी पर बना हुआ, इसलिए बोला जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। क्योंकि किला बनाया जाता है ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। तो ये आपको जो बना हुआ था किला बहुत ऊंचे स्थान पर बना हुआ था ठीक ना। जब आपको तोप दाग रहा था अकबर ठीक ना, तो वहां पे मिसाइल आपका जो गोला था पहुंच नहीं पा रहा था। तो ये किला बहुत ज्यादा मजबूत बना हुआ था ठीक ना। किसने बनवाया था? उदय सिंह ने बनवाया था, याद रखना है। महाराणा प्रताप की जो फादर थे वो आपको उदय सिंह थे, उन्हीं ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ किला। बाद में राजा बने थे महाराणा प्रताप भी ठीक ना। तो प्रसिद्ध किला माना जाता है। वहीं पर स्थित है जलप्रपात, चूरिया जलप्रपात ठीक ना, ये आपको याद रखना है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना है चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ये आपको याद रखना है चंबल नदी पर बना हुआ है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपको बताना है। चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपको बताना है। यमुना की, गंगा की, या दूसरी नर्मदा की, या गोदावरी की? यमुना की सबसे बड़ी नदी है आपका सहायक नदी चंबल नदी ठीक ना। और चंबल नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र? सबसे ज्यादा ये किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। कहां पे स्थित है? राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबी आपका यहाँ पे अपना क्षेत्रफल में बहती है चंबल नदी। बाकी मध्य प्रदेश में भी काफी क्षेत्र में बहती है ठीक ना। चंबल के नाम को आपने सुना होगा नाम। सबसे ज्यादा बीहड़ों का इलाका का निर्माण करने वाली नदी है चंबल नदी ठीक ना। और इसी में स्थित है ये जलप्रपात ठीक है ठीक ना। बाकी इसमें आपका पॉइंट कोई लिखे हुए कोई मतलब नहीं, आपको याद रखना है कहाँ ये कौन सा जलप्रपात है ठीक है, कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, किस नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा किस राज्य में, बस 4 पॉइंट आपको याद रखना है। किस राज्य में स्थित है, इसका नाम क्या है ठीक है, किस जिले के नजदीक स्थित है, किस नदी पर बना हुआ। 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके 4 पॉइंट याद रखना है बस। इसके अलावा क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं। और लास्ट बचा हुआ भीमतल जलप्रपात ठीक ना। भीमतल जलप्रपात, भीमतल नहीं सॉरी, भीमलत जलप्रपात है ठीक ना। हाँ, भीमलत जलप्रपात है ठीक है। भीमलत जलप्रपात आपको याद रखना है, ये भी कहां पे स्थित है? राजस्थान के बूंदी, राजस्थान की बूंदी और चित्तौड़गढ़ शहरों के बीच स्थित है, याद रखना। और बूंदी किस नदी के तट पर स्थित है? बूंदी। और कोटा बूंदी से ही भारत के लोकसभा स्पीकर चुन करके कौन आए थे? कोटा बूंदी से कौन चुने गए हैं? ओम बिड़ला, यही के हैं, कोटा बूंदी के, राजस्थान के। ओम बिड़ला कहाँ के? राजस्थान के। किस जिले के? बूंदी है ना, बूंदी जिला है। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। और कोटा आपको याद रखना, कोटा और बूंदी। कोटा आपको पता होगा किस नदी के तट पर है? चंबल नदी के तट पर है। और कोटा चंबल नदी के तट पर, तो बूंदी भी चंबल नदी के तट पर ही होगा ठीक है। तो कोटा बूंदी आपको याद रखना है, ये दोनों कहां किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीमलत जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है मांगली नदी है
ठीक है। मांगली नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह राजस्थान के मेज नदी की सहायक नदी है, छोटी सी नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, मांगली नदी। ठीक है, तो ये आपकी छोटी छोटी नदियां राजस्थान की, जो राजस्थान के क्षेत्र में बहती हैं। मांगली नदी किसकी सहायक नदी है, तो मेज नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और भीमलत जलप्रपात इसी नदी के तट पर स्थित है। बूंदी और कोटा पूछेगा, दोनों चंबा नदी के तट पर स्थित है, यह आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बूंदी और आपका कोटा दोनों चंबा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये टोटल जितने भी हमने जलप्रपात के बारे में बताया था वो आपके जलप्रपात हो गए। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हमने करवा दी हैं। ठीक है, तो पूरा आपको लिख गया होगा, तो ना इतने पॉइंट आपको याद हो गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद कर लेना है। ठीक है, जितने भी चीजें हमने करवाई ये आपको याद कर लेना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो एक ही क्लास में हम खत्म कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में लिख गया होगा सबका, लिख गया ना। चलो, आप क्वेश्चन कुछ पूछ ले पिछले वाले हम। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, आप लोग बताना है। ठीक है, ये बताना है ये बताना है कि केरल में कौन सा दर्रा स्थित है। केरल का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में स्थित दर्रे का नाम। केरल के सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में स्थित एक दर्रे का नाम बताइए। पाल घाट है, सनकोट्टा है, या और कोई है। पाल घाट या सनकोट्टा है, बताओ। सबसे केरल के सबसे दक्षिणी साइड में स्थित है सनकोट्टा। अब आप सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं सनकोट्टा किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। सनकोट्टा किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगर आपको सनकोट्टा के बारे में पता होगा कहां पे स्थित है, तो आपको पता चल गया होगा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बताना है सनकोट्टा जो है वो किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बताना है सनकोट्टा किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सनकोट्टा किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बताना है सनकोट्टा किन किन पहाड़ियों के नजदीक स्थित है। पहले बताना है सनकोट्टा कहाँ पे स्थित है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा सनकोट्टा किन किन पहाड़ियों के नजदीक स्थित है। ये है केरल राज्य, ये है केरल राज्य। और केरल में हमने बताया था कि कौन कौन सा दर्रे स्थित है। ऊपर कौन सा दर्रा स्थित था, पाल घाट है। पाल घाट किन किन पहाड़ियों के नजदीक स्थित है, किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और इसके अलावा दूसरा सनकोट्टा कहाँ पे स्थित है, किस सनकोट्टा। ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे सनकोट्टा कहाँ पे स्थित है, सनकोट्टा पूछेगा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है। ये हम पहाड़ियां बता चुके हैं इसलिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, बताओ। पाल घाट किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, बताना है। यहाँ पे पहाड़ी बनाए भी दे रहे हैं कि बताना है पहाड़ी है। यहाँ पे पहाड़ी किस स्थित है, इसके अलावा यहाँ पे एक पहाड़ी स्थित है और एक पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन पहाड़ियों के मध्य कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो हमने बताया सनकोट्टा और पालघाट। तो बताना है कि कौन कौन से पहाड़ी हैं। सबसे ऊपरी वाली पहाड़ी का नाम बताना है, नीलगिरी। नीलगिरी। और नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट नीचे कौन सी स्थित है पहाड़ी, ये पहाड़ी कौन सी है, अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम,
अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पाल घाट जो दर्रा है वो किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो याद रखना है, नीलगिरी पहाड़ियां और दूसरा अन्नामलाई पहाड़ियां। कौन सा घाट, कौन सा दर्रा स्थित है? पाल घाट दर्रा। ये पाल घाट दर्रा किन किन शहरों को जोड़ता है? ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन बनेंगे। अब ये आपसे नहीं पूछेगा पाल घाट दर्रा कहां पे, अब आपसे पूछेगा किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पाल घाट दर्रा किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? केरल के किन क्षेत्रों को? कोच्चि को कोयम्बटूर से, याद रखना, ठीक ना। कोच्चि यहां पे स्थित है, कोच्चि, 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 और यहां पे स्थित है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ने वाला दर्रा का नाम पूछेगा तो याद रखना है पाल घाट दर्रा है। किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब आपसे पूछेगा सेनकुट्टा दर्रा किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? अन्नामलाई, और इसके अलावा नीचे कौन सी पाई जाती है पहाड़ियां? पालिनी की पहाड़ियां, याद रखना है, ये आपका पालिनी की पहाड़ियां, पालिनी की पहाड़ी। और पालिनी की पहाड़ी के जस्ट नीचे कौन सी स्थित है पहाड़ी? कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। कहां पे स्थित है? केरल में, तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हमने क्वेश्चन पूछा था कि पाल घाट दर्रा किन किन पहाड़ों के मध्य स्थित है? याद रखना, नीलगिरी और अन्नामलाई। और अगर पूछेगा सेनकुट्टा दर्रा किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, मध्य में स्थित है, तो अन्नामलाई और पालिनी पहाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अगर मैं आपसे पूछ ले, यहाँ पे पता होगा आप लोगों को लक्षद्वीप है, यहाँ पे मध्य नीचे है, लक्षद्वीप का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अगर लक्षद्वीप नींद आने लगी है, दिख रहा है यहां से है, जियास में वो लोग सोने लगते हैं क्योंकि दिमाग हो जाता है मंद। कैसे हो जाता है? मंद हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जब घर में पढ़ते होगे तो जैसे जीएस पढ़ने लगोगे तो क्या होगा, पढ़ते पढ़ते क्या होगा, कापी इधर पड़ी है और इसके अलावा क्या होगा, पता नहीं कहाँ फैले पड़े हो। तो जीएस में यही हालत होती है, वो लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, है ना। सबकी है आदत, बैठे बैठे वो काफी लोग सो जाते हैं, तो सोना भी, ठीक है। तो कोच्चि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोच्चि में किसका मुख्यालय स्थित है? लक्षद्वीप का। अगर लक्षद्वीप की कोई भी अगर सुनवाई करनी हो तो कहां पे जाएंगे? कोच्चि में जाएंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय स्थित है कोच्चि में, ठीक है। और इसकी सुनवाई लक्षद्वीप कहां पे होती है? कोच्चि में होती है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन, नदी हमने करवा चुके हैं ना, करवा चुके हैं ना नदियां। अच्छा, तो नदियां हम करवा चुके हैं, तो नदियों से क्वेश्चन पूछ लें हम पहले। ये बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर कितने किलोमीटर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर कितने किलोमीटर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर कितने किलोमीटर बहती है? नदी है 1600। भारत में, भारत के बाहर कितने किलोमीटर बहती है? भारत में 916 किलोमीटर भारत के बाहर। भारत के बाहर कितनी बहती है, कितने किलोमीटर? नदी हम करवा चुके हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन। भारत के बाहर कितने किलोमीटर बहती है? ये मानसरोवर। अगर वो लोग बता रहे 1700 किलोमीटर, ठीक ना, तो 1700 किलोमीटर फीस बहुत ज्यादा छोटी है, फीस गंगा नदी से छोटी हो जाएगी। भाई गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी उससे बड़ी नहीं बड़ी है, तो याद रखना है लगभग में 2900 किलोमीटर। तो तिब्बत मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, सबको पता होगा, हम बता चुके हैं, बता चुके हैं ना।
ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर से निकलती है, पूछेगा मानसरोवर निकल करके तिब्बत में कितने किलोमीटर बहती है, तो कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर बहती है। और भारत में कितने किलोमीटर बहती है, 916, ठीक है, 916 किलोमीटर। 1984 में वो आपको लिख गया होगा, ठीक है, 916 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है, तो भारत से लंबी होगी, गंगा नदी से लंबी होगी नहीं होगी, 2900 बाहर है, भारत में 916 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आकर के सीधा बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। 2900 किलोमीटर बाहर बहती है तिब्बत में, ठीक है, और आपकी भारत में जब एंटर करती है तो 916 किलोमीटर बहती है। टोटल 2900 है, भारत में कितनी बहती है, 916 ना, कितनी हो गई, बाहर 2900 किलोमीटर टोटल, टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है, भारत में कितनी बहती है, 916, ठीक ना। तो आप अब देख लो कितनी बहती है, अब यही क्वेश्चन पूछा था है कि भारत में कितनी बहती है, भारत बाहर कितनी बहती है, टोटल लंबाई पूछेगा कितनी है, बस लगभग में आपको यही मिलेगा 2900 किलोमीटर। ठीक है, लगभग में यही क्वेश्चन मिलेगा। बाकी लंबाई इसकी बढ़ गई होगी, बाकी जैसे माउंट एवरेस्ट की लंबाई बढ़ती है वैसे इसकी नदी की लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गए, बाकी अगली बार हम क्वेश्चन जितने भी बनेंगे अगली बार हम करवा देंगे करके। बाकी अगली बार कराएंगे, ठीक है, रिवीजन करके आना पिछला वाले जितने हमने करवाए थे, इस बार में इस बार में, ठीक है, जितना हमने इस बार करवाया है। इसका किसी क्वेश्चन डाउट, किसी क्वेश्चन बताओ, किसी क्वेश्चन पूछना हो कोई बताओ प्रोडक्ट से, कोई भी दिमाग में चल रहा हो, कोई क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो तो बताओ, क्वेश्चन पूछना है, नहीं पूछना, चलो फिर